दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले फ्लावर से, क्योंकि फ्लावर ही वह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो है ये वाला हिस्सा जो रेड कलर का है वो है फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर जो लगा हुआ है उसे एंथर कहते हैं। फिलामेंट, ये फिलामेंट है, इसके ऊपर जो लगा हुआ एंथर है, और इनको कंबाइंडली, फिलामेंट और एंथर को कंबाइंडली क्या कहते हैं हम लोग? स्टेमन कहते हैं दोस्तों। ये होता है मेल पार्ट, क्योंकि ये केवल एक को हम लोग स्टेमन कहते हैं। कंबाइंड बहुत सारे स्टेमन रहेंगे तो उनको हम लोग कहेंगे एंड्रोसियम। अब आते हैं हम लोग फीमेल पार्ट पे। तो ये वाला हिस्सा जो है जहां पे आके पॉलन ग्रेन लैंड करता है, इसको स्टिग्मा कहते हैं, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जो कहते हैं स्टाइल कहते हैं, और इस ओवल शेप स्ट्रक्चर को ओवरी कहते हैं। ये जो दोस्तों होता है ये फीमेल पार्ट होता है। ये मेल पार्ट हो गया स्टेमन, और ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया फीमेल पार्ट। ये तो हो गया मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ये दोनों जो होते हैं जो नेसेसरी पार्ट होते हैं फ्लावर के लिए, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जबकि जो सेपल है और ये पेटल है, ये जो होते हैं अननेसेसरी पार्ट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्योंकि इनका काम क्या होता है दोस्तों? इनका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसका सपोर्ट प्रोवाइड करना, और पेटल्स का ये कलरफुल होते हैं और इसमें से फ्रेगनेंस आती है। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, इनका यही काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे इस वीडियो में मेल पार्ट का, फ्लावर के मेल पार्ट का। तो हमने पहले ही बताया है कि जो ये डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, और इसके ऊपर जो स्टे करता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, उसको एंथर कहते हैं। यह बाइलोब्ड होता है, यह जो स्ट्रक्चर होता है ये बाइलोब्ड होता है, और इनको कंबाइंडली दोस्तों स्टेमन कहा जाता है। यह मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। दोस्तों हम लोग स्टेमन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि ये डंडी लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको फिलामेंट कहते हैं, और ये होता है एंथर। अब हम लोग ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंथर, इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है ना, इसकी स्टडी करेंगे। तो एंथर में मेरे प्यारे दोस्तों दो लोब होते हैं। एंथर में कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं, एक ये और एक ये, दो लोब होते हैं। और एक लोब में दो थीका होता है, एक लोब में दो थीका होता है। एक एंथर में दो लोब होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और एक लोब में दो थीका होता है, तो एक थीका ये, एक थीका ये। इसमें भी एक थीका ये, एक थीका, यानी कि चार थीका प्रेजेंट होता है एक एंथर में। और हर थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, हर थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। दोस्तों अगर ये मेल स्ट्रक्चर रहता है तो इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और फीमेल में इसी को हम लोग कह देंगे मेगास्पोरेंजियम। फीमेल में क्या आ जाएगा? मेगास्पोरेंजियम, और मेल में माइक्रोस्पोरेंजियम आ जाता है। दोस्तों जो अभी हम लोगों ने देखा कि एक एंथर में दो लोब होता है और एक लोब में दो थीका होता है, यानी कि एक एंथर में चार थीका होता है, और प्रत्येक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। अब हम लोग इस एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है इसमें चार लेयर होते हैं। कुल कितने लेयर होते हैं दोस्तों? चार लेयर होते हैं। पहला लेयर जो कहलाता है एपिडर्मिस कहलाता है, पहला लेयर एपिडर्मिस कहलाता है। दूसरा लेयर इंडोथीसियम कहलाता है दोस्तों, दूसरा लेयर इंडोथीसियम कहलाता है। तीसरा लेयर मिडिल लेयर कहलाता है, तीसरा लेयर मिडिल लेयर कहलाता है। और जो चौथा लेयर होता है उसे टेपटम कहते हैं। शुरू के जो तीन लेयर होते हैं दोस्तों उसको प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, और जो चौथा लेयर होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला लेयर कहते हैं। जो शुरू का तीन लेयर होता है एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये होता है प्रोटेक्टिव लेयर। बाकी जो लास्ट का और इनर सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है टेपटम, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। दोस्तों प्रत्येक एंथर में दो लोब होता है और चार थीका होता है, और प्रत्येक थीका में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। अभी तक हमने माइक्रोस्पोरेंजियम पे चार लेयर की कवरिंग होती है उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, और अब हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्टडी करेंगे। तो दोस्तों माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, और उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। क्योंकि ये मेल है इसलिए माइक्रोस्पोर कहा जा रहा है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा,
और यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा दोस्तों हमें पता है कि मियोसिस होता है तो 4 सेलों में डिवाइडेशन होता है, मियोसिस होता है तो 4 सेलों में डिवाइडेशन होता है। तो ये क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड मतलब 4 बनाएगा। और यह जब यही आगे चल के पॉलन ग्रेन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यही माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है आगे चल के पॉलन ग्रेन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो टेट्राड बनता है वो आपस में चिपका हुआ होता है, यहाँ पे जो टेट्राड बनता है वो आपस में म्यूसिलेजिनस कवरिंग के द्वारा चिपका हुआ होता है। और जब यह सूख जाता है तो ये पॉलन ग्रेन फ्री हो जाता है पॉलन ग्रेन के रूप में, इसी को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। जहां से मियोसिस शुरू हो रहा है उसके ऊपर क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और इसके नीचे का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। उसकी पोलैरिटी क्या होती है, यन होती है, और इसके ऊपर की पोलैरिटी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। दोस्तों अब हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। दोस्तों पॉलन ग्रेन की कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो एलर्जी काज करती हैं और ब्रोंकियल डिजीज काज करती हैं। क्या काज करती हैं दोस्तों, ब्रोंकियल डिजीज और एलर्जी काज करती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं जो एलर्जी काज करने वाले पॉलन ग्रेन हैं, वो होते हैं पार्थेनियम और कैरेट ग्रास के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या कहते हैं, एलर्जी काज करते हैं। दोस्तों पॉलन ग्रेन को 196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। और ये क्या होते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। इसे टैबलेट के रूप में भी एथलीट लेते हैं और सिरप के रूप में भी। इसको एथलीट जो हॉर्सेस होते हैं वो भी, और जो एथलीट होते हैं जो हाई वर्कआउट करते हैं वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। और दोस्तों जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, कुछ में 30 मिनट की होती है और कुछ में महीनों की होती है, मंथ्स की होती है। 30 मिनट की किसमें होती है दोस्तों, राइस व्हीट में 30 मिनट की होती है, और रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी में ये महीनों तक की होती है, मंथ तक की होती है वायबिलिटी। ठीक है दोस्तों, पॉलन ग्रेन के बारे में अब हमें और क्या पढ़ना है, तो आगे हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन में एक तो 2 लेयर होता है, उसके अंदर 2 सेल स्ट्रक्चर होता है। जो 2 लेयर होते हैं उनमें एक आउटर लेयर होता है जिसको एक्जाइन कहते हैं, और जो इनर लेयर होता है उसको इंटाइन कहते हैं। दोस्तों ये जो आउटर लेयर है रेड कलर का उसको एक्जाइन कहते हैं, यह डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। और एक होता है इनर लेयर, उसको इंटाइन कहते हैं। जो आउटर लेयर होता है दोस्तों एक्जाइन, वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। यह इतना रेजिस्टेंट होता है दोस्तों जिसपे किसी भी हार्श कंडीशन का कोई विशेष असर नहीं पड़ता है। और जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है वहां पे जर्म पोर प्रेजेंट होता है दोस्तों। स्पोरोपोलिनिन यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया स्पोरोपोलिनिन, और यहीं पे जो क्या हो गया, जर्म पोर का फॉर्मेशन हो गया दोस्तों। इसके अंदर वाले लेयर को दोस्तों कहते हैं इनर लेयर या इंटाइन कहते हैं। यह स्पोरोपोलिनिन का नहीं बना होता है, यह सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है। जो पॉलन ग्रेन का इनर लेयर होता है जिसको इंटाइन कहते हैं, वह सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। यह थीन होता है और कंटिन्यूअस होता है, यह डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, यह कंटिन्यूअस होता है दोस्तों। अब इनके नीचे 2 सेल पाए जाते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। एक होता है जनरेटिव सेल, एक होता है वेजिटेटिव या ट्यूब सेल भी कहते हैं इसको। यह जो वेजिटेटिव सेल होता है दोस्तों, यह बिगर साइज का होता है, किसके अपेक्षा, किसके कंपैरिजन में, जनरेटिव सेल के कंपैरिजन में। इसमें क्या होता है, एबंडेंट मात्रा में, मतलब हाई अमाउंट में फूड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसकी साइज जोड़ती है वह बड़ी हो जाती है दोस्तों। और इसमें लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो न्यूक्लियस है ये लार्ज और इरेगुलर होता है। और जो जनरेटिव सेल है वो उसका साइज होता है वेजिटेटिव सेल के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है। और एक तरीके से जो वेजिटेटिव सेल है वह जनरेटिव सेल है वह वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, यानी कि उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल, जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में दोस्तों फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है वह लगभग 60% प्लांट्स में जो होता है 2 सेल के स्टेज पे ही रिलीज हो जाता है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होता है
और एक जनरेटिव सेल होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में, लगभग 40% कंडीशन में 3 सेल के स्तर पे आ जाने के बाद ही पोलन ग्रेन रिलीज होता है, जिसमें क्या होता है, जनरेटिव सेल डिवाइड करके अपनी संख्या 2 कर लेता है। तो 2 जनरेटिव सेल होता है और एक वेजिटेटिव सेल, तो इसलिए इसको 3 सेल स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसा कंडीशन केवल 40% प्लांट में ही पाया जाता है, जबकि 60% प्लांट में 2 सेल्ड के स्ट्रक्चर पे ही क्या होता है, पोलन ग्रेन रिलीज होता है। दोस्तों अभी तक तो हमने मेल पार्ट पढ़ा, अब जो है हम लोग इस वीडियो में फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर का स्टडी करेंगे। हमने अभी शुरू में ही वीडियो में देखा था, ये जो हिस्सा होता है स्टिग्मा, स्टाइल और जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको ओवरी कहते हैं, ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, किस ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और जो ओवरी, ये तीनों मिलकर किसी भी फ्लावर का जो होता है वो फीमेल वाला स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये स्टिग्मा है और ये जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर है इसको स्टाइल कहते हैं, और नीचे क्या है, ओवरी है। ये किसी भी हिबिस्कस फ्लावर का जो है, गुड़हल के फ्लावर का ये काट के लिया गया है, दिखाया गया डायग्राम उसी का है, हिबिस्कस फ्लावर का है, जिसमें सबसे ऊपर क्या है, स्टिग्मा है, जिसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा है, उसके नीचे स्टाइल है और फिर उसके नीचे ओवरी है। और ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, मल्टी कार्पेलरी है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोस्तों दोनों मल्टी कार्पेलरी है, क्योंकि इसमें भी एक से ज्यादा कार्पल्स पाए गए हैं और इसमें भी एक से ज्यादा कार्पल्स पाए गए हैं। क्योंकि इसको सिंग कार्पस कहते हैं, सिंग कार्पस क्योंकि इसके सभी कार्पल्स जो है दोस्तों ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। और इसको क्या हम लोग कहते हैं, एपोकार्पस, क्योंकि इसके जो सभी कार्पल हैं वह एक दूसरे से फ्री हैं। तो सिंग कार्पस स्ट्रक्चर किसमें पाया जाएगा, पैपेवर में पाया जाएगा। जो सिंग कार्पस जिसमें सभी जो कार्पल्स होते हैं जो आपस में चिपके होते हैं वो पैपेवर में पाया जाएगा। तो ये पैपेवर का है स्ट्रक्चर, और ये जो है पाया जाएगा मिसेला में पाया जाएगा, क्योंकि इसके सभी कार्पल जो हैं वो फ्री हैं। ये दोनों चूंकि दोनों क्या हैं, मल्टी कार्पेलरी हैं, जिसमें एक से अधिक क्या पाया जा रहे हैं, कार्पल पाए जा रहे हैं। अब मुख्यतः हम लोगों को मेनली हमें तो पढ़ना है इसी को, ओव्यूल को ही पढ़ते हैं। जैसे माय डियर फ्रेंड्स, जैसे एक बच्चा, ह्यूमन में ही एक बच्चा अपनी मदर के थ्रू प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार से ये ओव्यूल भी, यहाँ पे समझ जाओ आपकी, यहाँ पे ओवरी है, उसके बाद प्लेसेंटा है, फिर उसके बाद फ्यूनिकल है, उसके बाद हाइलम है। बीच में कौन सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एम्ब्रियो दिया हुआ है। एम्ब्रियो के किनारे किनारे क्या पाए जाते हैं, इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं। जो इनर इंटेगुमेंट्स होता है, जो अंदर वाला होता है उसे इनर इंटेगुमेंट कहते हैं, और जो बाहर का इंटेगुमेंट होता है दोस्तों उसे आउटर इंटेगुमेंट्स कहते हैं। और इसकी 2 इंड पाए जाते हैं, इसमें 2 इंड पाए जाते हैं। जो नीचे वाला इंड होता है उसको चलाजल इंड कहते हैं, जो अपर इंड होता है उसको माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। दोस्तों आशा है ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी तक हम ओव्यूल का ये वाला स्ट्रक्चर यहां तक हम लोग पढ़ते पढ़ते पहुंच गए हैं। अब इसके आगे की स्टडी दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी के इस डायग्राम से करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जब मेल पार्ट का हम लोग स्टडी कर रहे थे एंथर का, तो वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसमें हम लोग डिवीजन को देख रहे थे, जहां पे मियोसिस के द्वारा 4 टेट्राड बना था, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये ओव्यूल के अंदर जो होता है मेगा स्पोर, क्योंकि ये फीमेल पार्ट है तो यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा। मेगा स्पोर मदर सेल में हम लोग मियोसिस के थ्रू आगे का डिवीजन देखेंगे। तो इसमें मियोसिस होता है और 4 टेट्राड बनता है, जिसको कहते हैं मेगा स्पोर टेट्राड। क्योंकि मेल पार्ट में जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ था तो 4 टेट्राड बने थे और चारों के चारों पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेगा स्पोर टेट्राड में शुरू के 3 या कोई 3 जो होंगे वो डिजनरेट कर जाएंगे। कोई 3 इनमें से 4 हैं, कोई 3 इनमें से डिजनरेट हो जाएंगे और केवल एक ही बचेगा। वो आगे डिवाइड करके एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाएगा। यही एक सेल जो बचे, एक न्यूक्लियस जो बचेगा वो आगे डिवीजन शो करेगा। तो मान लो एक बचा था, वो आगे डिवीजन शो करके बना दिया 2 न्यूक्लियस। अब वो 2 जो है फिर ये डिवीजन करेंगे, ये एक जो है ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला भी 2 कन्वर्ट में होकर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये 4, ये टेट्रा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो गया है, ये डाई न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो गया। ये 4 जो होंगे, 4 न्यूक्लियस फिर से डिवीजन शो करेंगे, डिवीजन करेंगे और 4 से बनाएंगे 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर वाला सेल बना लेंगे।
ठीक है ना, 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर वाला कंडीशन में आ जाएंगे। अभी तक दोस्तों यहाँ पे केवल प्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था, केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा था। कैरियोकाइनेसिस आप लोगों को पता ही है, जिसमें केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है। अब इसके बाद इन न्यूक्लियस के अराउंड, इस स्टेज के बाद इन न्यूक्लियस के अराउंड क्या बनने लगेगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा। यहां से बच्चा 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर इंड की तरफ जाएंगे और इनमें से 3 न्यूक्लियस यहाँ पे चलाजल इंड की तरफ आएंगे। तो जो चलाजल इंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियस आते हैं उनको कहते हैं एंटीपोडल, ठीक है ना। और इनके अराउंड जो है क्या सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं, जो कहाँ पे होते हैं, चलाजल इंड की तरफ। और जो 3 जो है ऊपर की तरफ गए हैं जहां माइक्रोपाइलर इंड है, उनमें से 2 जो होंगे सिनर्जिड सेल्स बनाएंगे, एक जो है एक बना लेगा और बीच में कितना बचेगा, 2 न्यूक्लियस बचेगा। कुल 8 न्यूक्लियस थे, कुल 8 न्यूक्लियस से 3 ऊपर 3 नीचे, 3 नीचे आया वो बना लिया एंटीपोडल सेल, 3 ऊपर गया जिसमें से 2 बना लिया सिनर्जिड सेल और एक सेल बना लिया। और बीच में बचा 2 न्यूक्लियस, बीच में कितना बचा, 2 न्यूक्लियस बचा। और ये 2 न्यूक्लियस एक बड़े से सेल में है जिसको क्या कहेंगे हम लोग, सेंट्रल सेल, यानी कि इस वाले सेल में 2 न्यूक्लियस है जिसको 2 पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, केवल एक ही सेल में। अब यहाँ पे कैसा कंडीशन हो गया है बच्चा, यहाँ पे 3 सेल यहाँ पे, 3 सेल यहाँ पे और एक बड़ा वाला सेल यहाँ पे जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, यानी कि टोटल यहाँ पे इस कंडीशन में 7 सेल हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हैं और 7 सेल हैं। इस कंडीशन में 8 न्यूक्लियस और 7 सेल प्रेजेंट हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे, ये चलाजल इंड है, चलाजल इंड की तरफ क्या है, 3 एंटीपोडल सेल हैं और बीच में बड़ा वाला सेल है जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं। इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये हो गया। और नीचे जो है 2 सिनर्जिड सेल हो गए, 2 सिनर्जिड सेल हो गए और एक जो है एग, ये आपको समझ में आ गया। और सिनर्जिड सेल्स के बीच में बच्चा फीलीफॉर्म apparatus मौजूद होता है, फीलीफॉर्म apparatus मौजूद होता है, यह माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। आशा है आपको यहां तक का पूरा समझ में आ गया होगा बच्चा। अब हम आगे एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहला होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में बच्चा क्या होगा, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा, यानी कि जो भी फ्लावर होंगी उस प्लांट पे सब में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा। ऐसे कंडीशन को ऑटोगैमी कहते हैं, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। और जिटोनोगैमी कंडीशन में क्या होता है, एक फ्लावर में उसी प्लांट के किसी फ्लावर में फीमेल पार्ट होगा पूरा और किसी फ्लावर में मेल पार्ट होगा पूरा, यानी कि एक ही प्लांट है और फीमेल फ्लावर अलग है और मेल फ्लावर अलग है। अगला कंडीशन होता है जीनोगैमी। जीनोगैमी में पूरा प्लांट ही अलग होता है बच्चा, या तो पूरा प्लांट होगा जिसपे केवल मेल फ्लावर आएंगे या तो पूरा प्लांट होगा जिसपे केवल फीमेल फ्लावर आएंगे। ये कंडीशन 3 होता है, एक ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होगा, ये वाला ही हो गया ऑटोगैमी। और जिटोनोगैमी में एक फ्लावर में मेल और एक फ्लावर में फीमेल, और ये दोनों एक ही प्लांट में होंगे। और जीनोगैमी में क्या होगा, एक पूरे प्लांट में केवल मेल ही होगा, मेल ही फ्लावर होगा और एक दूसरे प्लांट में केवल फीमेल फ्लावर वाला होगा। ऐसे 3 कंडीशन बनते हैं बच्चा। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट देखेंगे। पॉलिनेटिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं बच्चा, वो एनिमल या कंडीशन या कुछ भी होता है जो क्या करता है, जिसके थ्रू जो होता है पॉलिनेशन होता है, जो पॉलन ग्रेन को लेकर स्टिग्मा तक जाते हैं, उनको पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक। अबायोटिक में विंड आएगा और वाटर आ जाएगा, और बायोटिक में ऐसे कंडीशंस आएंगे जो लिविंग बीइंग के द्वारा हो रहे हो बच्चा। अगर ये इंसेक्ट के द्वारा पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ले जाया जा रहा है तो उसको कहेंगे इंटोमोफिली। क्या कहेंगे, इंटोमोफिली। अगर वही पॉलन ग्रेन बर्ड्स लेके जा रहा है उसको कहेंगे ऑर्निथोफिली। क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली कहेंगे। अगर वही पॉलन ग्रेन बैट्स लेके जा रहा है बच्चा तो उसको कहेंगे कीरोपेट्रोफिली। क्या कहेंगे, कीरोपेट्रोफिली।
अगर वही पॉलन ग्रेन एंट और टर्माइट्स लेके जा रहे हैं तो उसको कहेंगे मिर्मेकोफिली, मिर्मेकोफिली कहा जाता है। स्नेल्स के द्वारा अगर ले जाया जा रहा है पॉलन ग्रेन को तो उसको कहेंगे मैलेकोफिली, और स्नेक के द्वारा पॉलन ग्रेन को ले जाया जा रहा है तो उसको कहेंगे ऑफियोफिली। अब ये तो था बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। अब हम आ रहे हैं एबायोटिक, जिसमें कि किसी भी प्रकार के लिविंग बीइंग का कोई हेल्प नहीं होता है, कोई योगदान नहीं होता है। तो हम एबायोटिक में देखेंगे पहला विंड। विंड के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है, इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग एनिमोफिली। एनिमोफिली कैसा कंडीशन होता है बच्चा, जिसमें विंड जो होता है पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब इसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं। अगर मान लो चिपचिपा सा पॉलन ग्रेन हो, कहीं भी चिपक जाएगा, आसानी से स्टिग्मा तक नहीं जा पाएगा, तो जाहिर सी बात है वो उससे ड्राई होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि भाई स्टिकी रहेगा, कहीं भी चिपक जा रहा है तो जहां पहुंचना चाहिए यानी कि स्टिग्मा के हेलीपैड पे पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंच ही नहीं पाएगा, बीच में ही कहीं चिपक जाएगा। और डस्टी होना चाहिए, मतलब लाइट वेट होना चाहिए, डस्टी होना चाहिए, ताकि आराम से उड़ के पॉलन ग्रेन के आराम से उड़ के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर पाए। ठीक है ना। ये कौन कौन से में विंड के द्वारा जो होता है पॉलिनेशन होता है, तो वो हो गया ग्रास और कोकोनट में। ग्रास और कोकोनट ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है, विंड के द्वारा पॉलिनेशन परफॉर्म होता है मैक्सिमम। और अगर वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो बच्चा उसको कहेंगे हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। इसमें क्या होगा, पॉलन ग्रेन लॉन्ग होगा, रिबन लाइक होगा, लंबा सा, ताकि उससे फ्लो करने में, मूव करने में, पानी में आसानी हो। और बच्चा इसके उसमें पॉलन ग्रेन के अराउंड क्या होता है, म्यूसिलेज, म्यूसिलेज का सीट होता है, ताकि वो चिपचिपा सा होता है, ताकि उस पर वाटर का कोई इफेक्ट ना पड़े। नहीं तो अगर वो चिपचिपा सा कवरिंग ना हो उसके किनारे हो तो वाटर उस पर अफेक्ट करेगा और पॉलन ग्रेन का कंडीशन खराब हो जाएगा। ये किस में पाया जाता है, जू स्पेरा। जू स्पेरा में वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में पाए जाते हैं। आशा है ये आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गई। बच्चा अब इसमें अगला टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बच्चा ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं है, किया जाता है, और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। इसमें 4 डिवाइसेस होती हैं। पहला जो होगा डिक्लाइनिंग, इसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं, जिसमें क्या होता है, फीमेल फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट होगा और मेल फ्लावर अलग प्रेजेंट होगा, मतलब अलग अलग दोनों होंगे। ठीक है ना, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। दूसरा है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में मतलब मेल सेक्स, दोनों सेक्स ऑर्गन जो होते हैं अलग अलग टाइम पे मेच्योर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग टाइम पे ही मेच्योर होते हैं, जिससे कि वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाता है। ठीक है। इसमें थर्ड डिवाइसेस जो है हेट्रोसाइली है। यह एक प्रकार का मार्फोलॉजिकल बैरियर है, जिसमें क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनका जो होता है साइज या कहे तो मॉर्फोलॉजी वेरी करता रहता है, बदलता रहता है, जिसके कारण जो होते हैं पॉलन ग्रेन सही से उस पर लैंड नहीं कर पाते हैं। इसको हेट्रोसाइली कहते हैं। जो लास्ट और फोर्थ डिवाइसेस है उसको कहते हैं हम लोग सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो पिस्टिल होता है दोस्तों, वो पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कौन सा पॉलन जो होता है वो सेल्फ है और कौन दूसरी स्पीसीज से आया है। ठीक है, ये चारों जो हो गए वो क्या हो गए, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, जो क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करता है। अब इसमें अगला टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये क्या होता है, जब कोई पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है तो पिस्टिल क्या करता है, उस पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करता है। अगर वो पॉलन ग्रेन उसी स्पीसीज का होता है तब उसको आगे का रास्ता दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके लैंड कर रहा है उसको आगे का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसे होगा तब तो उस स्पीसीज का जो ओरिजिनलिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी, कोई मिक्सचर बनता चला जाएगा। ठीक है ना। तो सेम स्पीसीज का जो पॉलन ग्रेन होता है वो जब लैंड करता है स्टिग्मा पे तब पिस्टिल उसे रिकॉग्नाइज करता है और उसे आगे के लिए रास्ता बनाता है या गेट खोलता है, कुछ भी कहें आप लोग, लेकिन सेम स्पीसीज का होना चाहिए।
तो पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि दो पोलेन ग्रेन्स कहाँ आके लैंड कर रहे हैं, स्टिग्मा पे। अगर वह सेम स्पीसीज का होगा तो क्या कहेंगे, पिस्टल उसको रिकॉग्नाइज करेगी पोलेन ग्रेन को, और अगर वो सेम स्पीसीज का निकला तो उसे आगे का रास्ता दिखाएगी। अब क्या होगा, दो मेल गैमीट इसके रास्ते आगे आएंगे, ठीक है ना। एक जो होगा एग से फर्टिलाइज हो जाएगा, और जो दूसरा है वो पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज हो जाएगा। एक किससे फर्टिलाइज होगा, दो मेल गैमीट आ रहे हैं, एक जो है एक से फर्टिलाइज होगा। जैसे कि ह्यूमन में ओवम होता है, उस पर स्पर्म सेल जो होता है फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है, ठीक उसी प्रकार दो मेल गैमीट आ रहे हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के थ्रू, जिसमें एक जो है एक मेल गैमीट इस एक से फर्टिलाइज हो रहा है, और दूसरा जो है इस पोलर न्यूक्लियाई से, जो इस बड़े वाले सेल में है ना, सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई दो, उनसे क्या करेगा, ये एक मेल गैमीट फर्टिलाइज कर जाएगा, फ्यूजन कर जाएगा। जैसे ही बच्चा मेल गैमेट्स के जाने के बाद फ्यूजन होगा, बाकी के सभी स्ट्रक्चर डीजनरेट होने लगेंगे। जैसे कि जो यहाँ पे सिनर्जिड सेल वो डीजनरेट होने लगेगा, और नीचे का जो एंटीपोडल सेल है वो भी डीजनरेट होने लगेगा, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो पोलर न्यूक्लियाई है, जो कि सेंट्रल सेल में जो पोलर न्यूक्लियाई है वो क्या था, उसमें दो न्यूक्लियस था, यानी कि पहले से ही 2n था, और इससे एक मेल गैमेट आके और मिला। ये पहले से ही क्या था, ये पहले से ही दो न्यूक्लियस था, इसमें 2n पोलैरिटी इसकी थी पहले से ही। अब इसमें एक और मेल गैमेट आके मिल जा रहा है तो 3n हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इसकी पोलैरिटी 3n हो जाएगी। अब इस पूरे सेल को, जो सेंट्रल सेल है, वो क्या बनाएगा बच्चा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। क्या बनाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जिसकी पोलैरिटी 3n होती है। और ये जो एग है उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, एग जो है इससे मेल गैमेट फर्टिलाइज कर रहा है तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन गया, और इसकी पोलैरिटी 2n हो जाएगी। बाकी के जो सिनर्जिड सेल हैं वो डिजनरेट करने लगेंगे फ्यूजन के बाद, और एंटीपोडल सेल भी क्या करने लगेंगे, डीजनरेट करने लगेंगे। तो अब क्या बचा, केवल जाइगोट बचा, यानी कि एक बच्चा जो बच्चा बन रहा है वो, और उसको खाना प्रोवाइड करने के लिए, भोजन प्रोवाइड करने के लिए, फूड प्रोवाइड करने के लिए इतना बड़े मात्रा में सेंट्रल सेल में क्या बचा, इंडोस्पर्म बचा, जिसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी पोलैरिटी क्या होती है बच्चा, 3 होती है। अब आगे सभी स्ट्रक्चर डीजनरेट कर गए, बीच में क्या बचा हमारे पास, जाइगोट बचा, ठीक है ना। बीच में क्या बचा, जाइगोट बचा, और उसके अगल बगल क्या बचा, इंडोस्पर्म बचा, जो उस जाइगोट को फीड करता रहेगा बच्चा, ठीक है ना। अब ये जाइगोट डिवाइड करेगा, 2 बनाएगा, और फिर ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन के बाद एम्ब्रियो में। ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, और आगे चल के हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएगा। फिर एम्ब्रियो जो होगा मैच्योर जब कर जाएगा तो इसमें कोटिलेडन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोटिलेडन आ जाएगा, प्लूम आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। अब ये क्या कह दिया है, मैच्योर। अब इसमें जब कोटिलेडन की संख्या 1 रहेगी, 2 रहेगी, तो इसको कहेंगे डाइकोटिलेडन। अगर ये कोटिलेडन की संख्या 1 रहेगी तो इसको कहेंगे मोनोकोटिलेडन। ठीक है, आशा है आपको यहां तक समझ में जरूर आया हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग कोटिलेडन के संख्या, यानी कि कोटिलेडन का जो नंबर प्रेजेंट है उस मैच्योर एम्ब्रियो में, उसके बेसिस पे हम लोग एम्ब्रियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में उसका डायग्राम दिया हुआ है। एक है डाइकोटिलेडन, जिसमें क्या होता है, कोटिलेडन की संख्या 2 होती है, कोटिलेडन की संख्या 2 होती है। एक कोटिलेडन और दूसरा कोटिलेडन, ये ठीक है ना, 2 कोटिलेडन प्रेजेंट हो गया। और इसको क्या कहेंगे, प्लूमल कहेंगे। और इसको, ये तो कोटिलेडन है ही, ये हो गया रेडिकल और ये हो गया रूट कैप, ठीक है ना। अगर कोटिलेडन की संख्या 1 होती है मेरे मित्रों, अगर कोटिलेडन की संख्या 1 होती है तो उसको कहते हैं हम लोग स्क्यूटेलम। क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। बाकी सभी नेमिंग आपको जो है एनसीईआरटी में जैसा दिया हुआ है, क्योंकि ये डायग्राम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा नेम वाइज रट जाना है, ठीक है ना। इसको पूरा नेम वाइज रट जाना है। ये डाइकॉट का है और ये मोनोकाट का है, ठीक है ना। ये मोनोकाट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, इसको ऐसे ही याद कर जाना है। अब दोस्तों हम लोग इसके बाद इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ सम इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर्स को देखेंगे। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, जो अभी तक पढ़ाया गया उससे छूट रहे हैं, उसको देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, ठीक है ना। इसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर ऑफ ओव्यूल। जैसा कि आप लोग को पता ही है, ओव्यूल आगे चल के क्या बनाता है, सीड बनाता है। जिसमें अगर एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा
और एक होता है मेनी ओव्यूल, मतलब दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा या एक से अधिक ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो एक ओव्यूल किसमें प्रेजेंट होता है, राइस, मैंगो और व्हीट। राइस में आप देखते हैं उसके अंदर से केवल एक ही दाना निकलता है ना, एक ही सीड निकलता है। मैंगो में भी एक ही गुठली होती है, एक ही सीड होता है, और ठीक उसी प्रकार से व्हीट में भी एक सीड होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, वन प्रेजेंट होगा। और मेनी किसमें प्रेजेंट होंगे, मिनी सीड किसमें प्रेजेंट होंगे, पपाया में, ऑर्किड्स में और वाटरमेलन में, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गई। इसमें अगला टॉपिक है फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं। फॉल्स फ्रूट बच्चा उसे कहते हैं जो कि ओवरी से डेवलप ना होके ओवरी के आउटसाइड फ्लोरल पार्ट से डेवलप होता है, उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या है, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, कैस्यू हो जाएगा और एप्पल हो जाएगा। ये क्या है, ये सब फॉल्स फ्रूट है, ये ओवरी से नहीं डेवलप होते हैं, ओवरी के आउटसाइड फ्लोरल पार्ट से डेवलप होते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे जिसमें पहला पॉइंट है पार्थिनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चा कोमोडो ड्रैगन, जो छिपकली के जैसा नहीं होता है, बड़ा सा होता है, उसी को कोमोडो ड्रैगन कहते हैं। वो पार्थेनोजेनेसिस का एक बेहतर एग्जांपल है। दूसरा पॉइंट है इसमें पार्थेनोकार्पी। क्या है पार्थेनोकार्पी, इसमें क्या होता है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, सीड अब्सेंट होता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बनाना। और अगला पॉइंट है एपोमिक्सिस, जिसमें क्या होता है, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, सिट्रस, मैंगो, ये सब किसके एग्जांपल है, एपोमिक्सिस के एग्जांपल है। बच्चा अब अगला टॉपिक है एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। इसमें क्या होता है, एल्बुमिनस उसे कहते हैं जिसके पास एंडोस्पर्म है, और जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं है उसको नॉन एल्बुमिनस कहते हैं। अब इसको याद करने का एग्जांपल बेहतर क्या है, अगर एल्बुमिनस है यानी कि एंडोस्पर्म उसके पास मौजूद है, यानी कि खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में है। एंडोस्पर्म क्या होता है, वो एक फीड करने का क्या होता है, मटेरियल होता है ना जाइगोट के लिए। तो अगर एंडोस्पर्म मौजूद है तो वो क्या हो जाएगा, वो बच्चा जो होगा मजबूत होगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखेंगे कि कैस्टर, कोकोनट और व्हीट, बार्ले, मेज, ये सब क्या होते हैं, इनके प्लांट्स होते हैं मजबूत होते हैं, इनको इसमें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जबकि नॉन एल्बुमिनस प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता है, ये कमजोर हो जाते हैं। जैसे बीन्स हो गया, पी हो गया, ये लता होते हैं, ठीक ना। इनको किसी सहारे की आवश्यकता होती है क्योंकि इनका जो होता है बैकबोन ही मजबूत नहीं हो पाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है। बैकबोन मैंने मजाक में कहा है, बस याद करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे याद करना है। नॉन एल्बुमिनस में क्या होगा, इनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा बीन्स और पी। और एल्बुमिनस में जिनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो जाएगा, इनका एग्जांपल है कैस्टर, कोकोनट, व्हीट, बार्ले और मेज। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, इतने सारे कार्ड्स तैयार करना और फिर उसको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाना। आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आपको और भी बायोलॉजी के चैप्टर्स देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस पे आपके बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के लगभग सभी 12th, 9th, 10th, 11th सभी एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करके वीडियो डाला जाएगा, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करके अपना राय दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।